हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल। मेरा नाम राहुल है और मैं आज एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम रीजनिंग है, जो कि आपके बहुत सारे गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ते हो, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ते हो, जिसमें CGL सबसे फेमस एग्ज़ाम है। उसके बाद CGL के बाद SSC का ही 10+2 और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम्स लाइक इन रेलवे प्रिपरेशन और अदर टेक्निकल एग्ज़ाम लाइक स्कूल टीचर, CTET, सभी जगह पे आपको रीजनिंग आपको काम आती है। तो मैं रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डाइस। तो डाइस में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डाइस में आपको काफ़ी लोग होंगे जिनको डाइस बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको जब बताऊँगा, जब आपको समझाऊँगा तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाइस है हमारा। ये एक डाइस है जिसके अंदर एक टॉप है, फ्रंट है और राइट है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो यही आपको शो करेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही आपको शो करेगा, टॉप, फ्रंट एंड राइट। तो यहाँ पे आप देखो, टॉप के अपोजिट में बॉटम है, यानी टॉप के बिल्कुल अपोजिट में नीचे की तरफ बॉटम होगा। उसके बाद एक राइट है, राइट के अपोजिट में लेफ़्ट होगा आपका। उसके बाद एक फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट में आपका बैक होगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एजेस हैं बहुत सारे, ये मैंने एज को मार्क किया है। इसी तरह से ये भी एक एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। उसी तरह से कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे डाइस में 6 फेजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं हमारे। एजेस आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे एजेस हैं और हमारे 6 फेजेस हैं। जो आपने लूडो गेम भी खेला होगा कभी, तो उसमें भी आप देखा होगा कि उसमें 6 फेजेस होते हैं और वो हमारे 1 2 3 4 5 6 से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, यू ऑल नो द एग्जाम्पल ऑफ डाइस। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देयर इज ऑलवेज अ बॉटम इन अ पोजीशन टू टॉप एंड सिमिलरली फॉर फ्रंट एंड राइट देयर इज बैक एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। उसके बाद चलते हैं हम सीधा टाइप्स ऑफ डाइस पे। 2 तरह की हमारी डाइस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक तो फर्स्ट होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड हमारी होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि डाइस जो हमारी यूज़ होती है लूडो के अंदर, स्नेक्स एंड लैडर यानी लूडो सांप सीढ़ी गेम के अंदर। उसके बाद हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को अगर हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे 3 फेजेस जो मैंने आपको बताया, टॉप, फ्रंट और राइट, जो कि आपको एग्जाम में मोस्टली गिवन होते हैं, तो वो जो 3 फेजेस हमारे गिवन होंगे उनमें से किसी भी 2 फेज का सम अगर 7 होता है, उनमें से अगर किसी भी 2 फेज का सम 7 होता है, या तो टॉप फ्रंट का या टॉप राइट का या फ्रंट राइट का या फिर टॉप राइट का, तो फिर हम उसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। और अगर नहीं होता ऐसा तो फिर वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, तो देखते हैं। इन स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ द टू अपोजिट फेजेस इज ऑलवेज 7। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सम होगा टू अपोजिट फेसेस का ऑलवेज 7 होगा। अपोजिट फेसेस मतलब टॉप का अपोजिट क्या है, बॉटम। तो यानी टॉप और बॉटम का जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। फ्रंट का अपोजिट है बैक, फ्रंट और बैक का जो सम होगा हमेशा 7 होगा। राइट का अपोजिट लेफ्ट है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो 7 होगा। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, अगर आपको टॉप, फ्रंट और राइट दिए हुए हैं तो उनमें से किसी भी दो का सम अगर 7 है तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से 1 देन देयर इज 6 इन द अपोजिट। अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस में बोलता हूँ कि 1 है तो उसके अपोजिट में 6 होगा, और उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होगा, 3 है तो उसके अपोजिट में 4 होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ द टू अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। जो दो अपोजिट फेसेस हैं उन दोनों का सम 7 होगा स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। तो यानी अगर 1 है तो अपोजिट में 6 ही आएगा, 2 है तो अपोजिट में 5 ही आएगा, 3 है तो अपोजिट में 4 ही आएगा, 4 है तो 3 ही आएगा, 5 है तो 2 ही आएगा, 6 है तो 1 ही आएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल से। चेक वेदर द फॉलोइंग डाइस आर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये कुछ डाइस आपको गिवन है, इसमें आपको देखो फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड ये दिया हुआ है और थर्ड ये दिया हुआ है। फर्स्ट के अंदर अगर आप देखो
तो फर्स्ट के अंदर आपको टॉप फ्रंट राइट जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, टॉप फ्रंट राइट की सारी वैल्यूज़ दी हुई है डाइस के ऊपर। तो अब आप इसको चेक करके बता सकते हो। स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डाइस आपको मैंने बताया कि अगर आपके दो अपोजिट फेजेस का सम 7 आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कब होगा? जब आपके टॉप फ्रंट राइट में किसी भी दो का सम 7 आएगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो अगर आप यहाँ देखो टॉप फ्रंट राइट में अगर यहाँ पे इन दोनों फेसेस का सम 7 आ रहा है तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। सेकंड वाले में अगर आप देखो 5 + 2 7, यहाँ पे देखो इन दोनों फेसेस का सम 7 आ रहा है तो यानी कि ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर आप यहाँ पे देखो थर्ड वाली फिगर में, तो यहाँ पे आप किसी भी दो का सम हमारा 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड होता तो यहाँ पे टॉप फ्रंट और राइट में किसी भी दो का सम हमारा 7 आता। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो स्टैंडर्ड और नॉट स्टैंडर्ड को। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो मैं आपसे पूछूं कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे कि 6 के अपोजिट में 1 होगा, यानी टॉप के बॉटम में 1 होगा। 2 हमारा फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट में क्या होता है? बैक होता है, तो 2 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। और हमारा जो 3 है वो राइट है तो इसके लेफ्ट में हमारा 4 हो जाएगा। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 पूरा डाइस आपने बता दिया। आपने टॉप फ्रंट राइट देख के पूरा डाइस की वैल्यूज़ आपने बता दी, और आपने यहाँ पे ये भी बता दिया कि इसमें कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस वो होगा जिसका हमारा अपोजिट फेसेस का सम हमारा 7 आएगा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो होगा जिसमें हमारे टॉप फ्रंट राइट इनमें से तीन में से किसी भी दो फेस के सम हमारे 7 हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये दो फेस का सम 7 हो रहा है, एक टॉप का और एक फ्रंट का। यहाँ पे हमने देखा टॉप का और राइट का सम 7 हो रहा है तो ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी दो का सम 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम अदर वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करोगे वो मैंने आपको बताया है कि अगर ये टॉप है तो इसके अपोजिट में बॉटम होगा, और टॉप और बॉटम दोनों अपोजिट है स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, तो दोनों का सम 7 होना चाहिए, यानी कि जो बॉटम में वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और 2 है फ्रंट पे तो बैक पे क्या आएगा? 5। और राइट पे है 3 तो लेफ्ट पे क्या आएगा? 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन किया हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ़ 2 इज़ ऑन द टॉप विच पॉइंट्स विल बी फाउंड ऑन द नेबरिंग सरफेस। उस ये डाइस आपको गिवन है, जिसके अंदर टॉप फ्रंट और राइट इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं 2 को टॉप पे रखता हूँ तो विच पॉइंट्स विल बी फाउंड ऑन द नेबरिंग सरफेस। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो उसके नेबरिंग सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। तो अगर मैंने 2 को टॉप पे रखा, अगर मैं 2 को टॉप पे रखता हूँ तो क्या होगा? पहले हमें इसको देख लेते हैं, पहले हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? अगर हम देखें तो किसी भी दो फेस का सम यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ डाइस, हेयर वी हैव स्टैंडर्ड डाइस एज वी डू नॉट हैव सम ऑफ 7 फॉर एनी ऑफ द टू फेसेस गिवन। किसी भी दो फेस का सम 7 नहीं है तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। दिस इज़ नॉट नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद ये देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव गिवन फिगर बिकॉज वी नीड 2 ऑन द टॉप। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 को टॉप पे रखना है, तो अगर मैं 2 को टॉप पे रखता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है हमारा, तो अगर 2 हमारा टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या आएगा? आप सब जानते हैं बॉटम पे क्या आएगा? टॉप और बॉटम दोनों का सम 7 होना चाहिए, यानी कि 7 - 2 5 होगा, तो यानी बॉटम पे हमारा 5 आ जाएगा। तो अगर हमारा बॉटम पे 5 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है हमें 2 के नेबरिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो 2 के नेबरिंग पॉइंट्स में 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 उसका अपोजिट है, तो यानी कि 5 हमारा अगर किसी ऑप्शन में है तो हमें वो ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। 2 के अपोजिट में 5 है तो हमारा नेबर में नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें अगर किसी ऑप्शन में 5 है तो हमें एलिमिनेट करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में 5 है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन में भी 5 है, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में भी 5 है, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और बचा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर 6 4 3 1। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि 2 के नेबरिंग 6 और 4 तो हैं ही। अगर आप क्वेश्चन के डाइस को देखो तो 6 और 4 2 के नेबर में है। तो अगर ये 2 के नेबर में 6 और 4 हैं, तो अगर किसी ऑप्शन में 6 और 4 है तो उनमें से एक आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो 6 और 4 नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन आप देखो 6 और 4 है, ये आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में देखो 6 और 4 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में आप देखो 6 और 4 दोनों हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर इस तरीके से देखोगे तो सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर होगा। अब सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर कैसे पता चलेगा? वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 के अपोजिट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के अपोजिट में 5 होगा। तो 5 होगा, तो अगर सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में किसी में भी अगर 5 आ रहा है तो फिर आपको वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा और जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका ये कि आप सीधा इसमें देखो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। आपने देखा स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि आपने किसी भी दो फेसेस का सम आपने देखा वो 7 नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है इसका मतलब हमने बोला कि 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बोला कि 2 को हमें टॉप पे रखना है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा? 5 होगा। तो अगर 5 किसी भी, तो 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब ये है कि ये इसका नेबर नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके अपोजिट में है। और इसके दो नेबर ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 6 और 4। तो यानी कि 5 इसके नेबर में नहीं हो सकता। 5 इसके नेबर में नहीं हो सकता तो मतलब जहाँ जहाँ ऑप्शन में 5 आ रहा है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, और जहाँ ऑप्शन में 5 नहीं है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आपने इसके नेबर देखे 6 और 4, तो 6 और 4 जहाँ भी इसके नेबर है ऑप्शंस में, उन्हें छोड़ के बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। और फिर उसके बाद दो ऑप्शंस हमारे बचते हैं, तो उन दो ऑप्शंस में फिर भी हमें ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि 2 के अपोजिट में 5 आ रहा है, तो जो 5 आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन फिर हमें उन दोनों में से हटाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमारा आंसर होगा फोर्थ। ठीक है। सो देर आर सम रूल्स ऑफ डाइस। अगर मैं रूल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो रूल 1 हमारा कहता है कि इफ़ 2 फेसेस आर कॉमन देन रिमेनिंग फेस इज अपोजिट टू अदर। अगर दो फेसेस कॉमन है, अगर दो फेसेस कॉमन है तो जो रिमेनिंग फेस है वो अपोजिट होगा अदर के। जैसे कि ये दो आपको डाइस दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इन दो डाइस में देखो तो हमारे दो फेसेस 1 2 और 1 2, ये 1 2 और ये 1 2, इन दोनों में ये दो फेसेस कॉमन है। तो अगर ये दो फेसेस कॉमन है तो रिमेनिंग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रिमेनिंग 4 है। तो यानी कि जो रिमेनिंग वाला फेज है वो अपोजिट होगा दूसरे के, यानी 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ अपोजिट टू 4, तो आंसर आपका बोलो होगा यहाँ पे 3, क्योंकि 1 और 2 हमारे कॉमन फेज है। तो जहाँ पे दो फेज कॉमन होंगे वहाँ पे जो तीसरा फेज है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल्सो फाइंड वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो आप बता सकते हो क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है? यहाँ पे किसी भी दो फेज का सम 7 नहीं है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है? यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी किसी भी दो फेस का सम 7 नहीं है, तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ए एंड बी आर स्टैंडर्ड डाइस एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। विच इज़ अपोजिट टू 1, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विच इज़ अपोजिट टू 1 इन द फॉलोइंग डाइसेस, विच इज़ अपोजिट टू 1 इन द फॉलोइंग डाइसेस। यहाँ पे आपको 4 डाइस दिए हुए हैं, इनमें टॉप फ्रंट राइट जैसा कि आपको पता है उनकी वैल्यूज़ दी हुई है 2 5 1 1 5 6 4 6 5 2 3 4। तो आप मुझे बताइए कि विच इज़ अपोजिट टू 1। तो अपोजिट टू 1 बताने के लिए आपको पहले तो 1 वाली डाइस ढूंढनी पड़ेगी कि 1 वाली डाइस कौन सी है। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है, फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे वी नीड टू टेक ओनली बी एंड सी। एज पर रूल 1 वी नीड टू टेक ओनली बी एंड सी। सो बी एंड सी यानी कि हमें एक डाइस तो ऐसा लेना है जिसके अंदर 1 लिखा है। अगर हम बी और सी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बी और सी में हमारे दो फेस कॉमन है। ये देखो यहाँ पे 5 6 कॉमन है,
यहाँ पे भी 5 6 कॉमन है, तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है एज पर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर हम देखें बी और सी फिगर को, बी और सी फिगर के डाइस को अगर हम देखें तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा 1 है और 4 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। दो कॉमन फेज, एक तो हमें वो वाली डाइस पकड़नी है जिसके अंदर 1 है, फिर एक ऐसी डाइस ढूंढनी है जिसकी दो फेजेस कॉमन हो यहाँ पे। तो 5 और 6 हमने देखा यहाँ पे कॉमन है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि इफ़ ओनली वन फेज इज़ कॉमन, अगर एक ही फेज कॉमन है, लास्ट टाइम हमने बोला कि दो फेज कॉमन है, तो तीसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि ओनली वन फेज इज़ कॉमन, देन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन फेज। तो हमें क्या करना है कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है स्टार्टिंग फेज से, और सॉरी कॉमन फेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारी दो डाइस हैं 1 2 3, सॉरी टॉप फ्रंट राइट की बात करूँ तो 2 1 3 2 4 5, दो डाइस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विच इज़ अपोजिट टू 5। तो अगर आप यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 यानी एक ही फेज कॉमन है, ओनली 2, 2 इज़ कॉमन। तो हमें क्या करना है कि जो कॉमन फेज है वहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन, तो घड़ी हमारी राइट हैंड को चलती है, तो हम राइट हैंड को ही स्टार्ट करेंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी चल सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही चले दोनों में, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको दोनों में क्लॉकवाइज चलना होगा। ये आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा मेथड लेना है, क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, लेकिन एक ही लेना है सब जगह, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेंगे, तो अगर मैं 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। यहाँ पे देखो 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, और यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो 2 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 4। तो यहाँ पे आप देखो हमने पूछा गया है विच इज़ अपोजिट टू 5, यहाँ पे आप देखो 5 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 5 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 3। तो 3 के अपोजिट आप बता दोगे 5, 5 के अपोजिट आप बता दोगे 3, 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 1। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। वी कैन नाउ सी 3 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर। थर्ड रूल हमारा कहता है कि इफ़ ओनली वन फेज इज कॉमन देन बट इज ऑन डिफरेंट फेज इन द टू फिगर देन ऑल्सो मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम कॉमन फेज। तो लास्ट रूल, इस रूल में क्या है कि दोनों में ही वन फेज कॉमन की बात हो रही है। तो लास्ट रूल में अगर आप देखो ध्यान से तो वन फेज कॉमन है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन, एक ही उस पे है, जैसे कि यहाँ पे भी टॉप पर है, यहाँ पे भी टॉप पर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारा कॉमन है वो 2 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो टॉप पे है और यहाँ पे जो 2 है वो राइट में है। यानी ये टॉप फ्रंट राइट है तो ये राइट में है, ये टॉप फ्रंट राइट है तो ये टॉप में है। लेकिन आप देखो कि एक ही फेज कॉमन है, तो अगर एक ही फेज कॉमन है तो भी हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। अगर एक फेज कॉमन है, चाहे वो सेम पोजीशन पे हो चाहे वो डिफरेंट पोजीशन पे, तब भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूछा विच इज़ अपोजिट टू 5, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलोगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के बाद आप देखोगे विच इज़ अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5 आप बता सकते हो। कॉमन आपने जो कॉमन फेज है वो आपने पकड़ा, जैसे कि 2 कॉमन है, पकड़ा यहाँ पे क्लॉकवाइज चले तो ये आपका आ गया 2 3 1, और यहाँ पे आपने 2 को पकड़ा, यहाँ पे क्लॉकवाइज चले 2 4 5, ये देखो 2 3 1, और सेकंड वाले में 2 4 5। आप दोबारा देख लो, 2 से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 2 3 1, यहाँ से हम 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो 2 4 5। तो यहाँ पे आप देखो तो अपोजिट हमें 5 का बताना है, तो यहाँ पे आप देखो 5 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपोजिट टू 5 बता सकते हो रूल नंबर 3 से। दोनों रूल सेम है, बस आपको ये है कि दोनों में एक ही डिफरेंस है कि उसमें सेम पोजीशन पे है दोनों कॉमन फेज, इसमें डिफरेंट पोजीशन पे है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चलना आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। ठीक है, विच इज़ अपोजिट टू 5 इन द गिवन फॉलोइंग डाइसेस।
यहाँ पे आपको 3 डाइस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। फर्स्ट डाइस आपको दिया है 2 1 3 3 4 6 5 2 6। तो 5 के अपोजिट बताना है तो पहले तो हम 5 वाला डाइस पकड़ लेते हैं कि जिसके अंदर 5 दिया हुआ है। तो सी वाली फिगर हमें पकड़नी होगी पहले। सी वाली फिगर हम पकड़ते हैं तो उसके बाद हम फिर देखना पड़ेगा कि किस फिगर में कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें सी फिगर से 2 फेसेस कॉमन मिल जाए या फिर एक फेसेस कॉमन मिल जाए। तो अगर मैं बी फिगर देखता हूँ तो बी फिगर में आपका एक फेस कॉमन है जो कि 6 है। और अगर मैं ए फिगर देखता हूँ तो यहाँ पे भी एक ही फेस कॉमन है जो कि 2 है। एक ही फेस कॉमन है। सी और ए में देखो तो भी एक फेस कॉमन है, सी और बी में देखो तो भी एक ही फेस कॉमन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप चाहे सी और बी को ले लो चाहे सी और ए को, एक ही बात है और आंसर भी दोनों में सेम आएगा। तो चलो सी और बी को देख लेते हैं पहले, सी और ए को देख लेते हैं चलो पहले। तो सी और ए को अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पे कॉमन फेस क्या है दोनों में, 2 है। तो 2 से मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। और मैं यहाँ से फर्स्ट ए वाली फिगर में क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो अपोजिट टू 5 हमें बताना है। तो आप देख सकते हो अपोजिट टू 5 यहाँ पे क्या है, अपोजिट टू 5 है यहाँ पे 3 और 3 के अपोजिट है 5। अगर आप लेते हो सी और बी फिगर, अगर आप लेते हो सी और बी फिगर तो इसमें 6 जो है हमारा कॉमन है। तो आप इसमें चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी फिगर के अंदर तो 6 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 3। सी के अंदर चलोगे तो 6 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 5। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 4 3 और यहाँ पे हो गया आपका 6 2 5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 और 5 आपके अपोजिट है। आंसर दोनों में सेम आएगा क्योंकि सी और ए में भी हमारा एक ही फेज कॉमन है, सी और बी में भी हमारा एक ही फेज कॉमन है। तो दोनों में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो आप कोई भी 2 फिगर ले लो आंसर आपका सेम ही आएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे और मैं इस क्लास को आज यहीं पे फिनिश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। और मैं इसका डाइस का जो अगला चैप्टर है, जो अगला पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। और आप अगली क्लास भी इसको अटेंड करिएगा और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।